हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ ठीक है? आप सब कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ मस्त कैसे हैं? फटाफट से एक बार क्लियर कीजिए, क्योंकि आज का क्लास, आज का सेशन सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं और थंबनेल आपको पता लग गया होगा देख के कि आज के क्लास में क्या होने वाला है। तो आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स का सब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार आता है। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, याद रखिएगा कि 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये क्लास, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और सबसे पहले बताइए कि आप सब कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, कैसे हैं? जल्दी जल्दी आप लोग क्लियर कीजिए, बताइए कि आप सब कैसे हैं और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, सेशन को पूरा शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है? और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे और अपना अटेंडेंस बनाना है लाइक करके। तो जल्दी जल्दी आप लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इसमें मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर प्यारे बच्चों अभी लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए लाइव चैट में एक लिंक दिख रहा होगा जिसमें लिखा होगा ग्रुप ज्वाइन लिंक। आप उस पर क्लिक करके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू कर दिया जाए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव करना शुरू कर दिया जाए। एक बार यस का इंतजार है और प्यारे बच्चों बार बार आने वाला जो प्रश्न है उसी को हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए है। तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 499 वाला कोर्स क्यों नहीं लिए हैं? सभी बच्चे ले लीजिए प्यारे बच्चों, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। बाबू क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। तो ले लीजिए, देर किस बात का है? सभी बच्चे ले लीजिए। अगर इससे आपके एग्जाम के रिजल्ट में, बोर्ड एग्जाम में हेल्प होगा तो प्यारे बच्चों नंबर बढ़ेगा, और नंबर बढ़ेगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ये नंबर नोट कीजिए, इस पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए कि सर हमको कोर्स लेना है, फटाफट ले लीजिए, 499 ओनली। तो जल्दी जल्दी ले लीजिए, टाइम भी कम है, जल्दी से जल्दी आप लोग ले लीजिए। और प्यारे बच्चों अब यस बोलिए, क्लास को शुरू कर दिया जाए। और बाबू हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं आज जो एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कूलम्ब का नियम, जो 2025 एग्जाम में हमको लग रहा है कि बहुत जल्द ये छाने वाला है। 2025 एग्जाम में ये छाएगा क्वेश्चन कि कूलम्ब के नियम को लिखें। बाबू कूलम्ब का नियम हम आपको 2 से 3 बार बता चुके हैं, फिर भी आज यहाँ पे बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल हो, आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको याद रखना है कि उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसके क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उसके बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं समझे? हम समझा रहे हैं, हम है ना। तो देखिए कूलम्ब का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश है। तो पहला बिंदु आवेश को हमने क्या मान लिया? Q1, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है प्यारे बच्चों? ये भी क्या है? दूसरा बिंदु आवेश है, ये भी स्थिर बिंदु आवेश है, इसको हमने मान लिया Q2, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच ये जो बीच में लगने वाला बल होगा, बीच में जो लगने वाला बल को हम F से सूचित करते हैं, ये समानुपाती होता है क्या? इसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के। ये प्यारे बच्चों क्या होता है? समानु होता है इनके बीच कौन सा बल है? अगर इस पे भी प्लस होगा, उस पे भी प्लस होगा तो ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक पे प्लस होगा, एक पे माइनस होगा तो ये आकर्षित करेंगे। तो कूलम्ब का नियम यही कहता है, समझिएगा सही से, कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण बल कब होगा? जब विजातीय आवेश होगा, यानी प्लस माइनस होगा तो ये आकर्षित करेंगे, जबकि सजातीय होंगे जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस तो वो प्रतिकर्षित करेंगे। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है प्यारे बच्चों क्या होता है? प्यारे बच्चों उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है क्या? दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q1 और Q2 के क्या होता है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इसके बीच की दूरी के वर्गों की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसके बीच का ये जो बल है, इसके बीच के दूरी के वर्गों के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं कि इसकी बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों? r है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेस बना लेने दीजिए ताकि बन जाए, ठीक है। देखिए हमारा क्या कहता है कूलम्ब का नियम, समझिएगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होता है क्या? दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल के। यानी कहने का मतलब क्या?
दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती क्या, Q1 इंटू Q2, तथा उसके बीच की जो दूरी है इसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F समानुपाती क्या होगा, इसके बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसको हम मान लिए समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2, तो लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 से हम ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, F ऐसे ही रहेगा, दोनों तरफ F है तो F, यहाँ पे क्या होगा समानुपाती, ये क्या हो जाएगा Q1 इंटू प्यारे बच्चों Q2 हो जाएगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा हमारा, ये R स्क्वायर है, ये हमारा बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, तो अब समानुपाती हटता है तो प्यारे बच्चे को इक्वल टू लगता है। ठीक है, समानुपाती हटता है, इक्वल टू लगता है, इसके साथ एक कांस्टेंट लगाया जाता है जिसका नाम हम क्या लेंगे, K लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, K कांस्टेंट लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, Q1 इंटू Q2 बटा में हम क्या देंगे, R स्क्वायर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब K का मान हम क्या रखेंगे, तो इसमें K का मान रखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो नियतांक होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F है तो F, यहाँ पे समझिएगा F है तो F, यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू K का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू प्यारे बच्चों Q2 बटा में ये क्या होगा, R स्क्वायर, और यही है हमारा क्या, कूलम्ब का नियम। ये क्या है, कूलम्ब का नियम है। तो ये आपको प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है। समझ में आया, नहीं आया फिर से सुनिए आप लोग, क्योंकि ये 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है कि कूलम्ब का नियम क्या कहता है। कूलम्ब का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है प्यारे बच्चों क्या होता है, एक दूसरे के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला ये जो बल होगा ना, ये जो दोनों आवेशों के बीच ये लगने वाला बल होगा, ये मान लीजिए Q1 है और Q2 है, इनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो प्यारे बच्चों क्या होता है, एक दूसरे के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती हमने Q1 और Q2 लिख दिया, और इसकी दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वर्गों की व्युत्क्रमानु कर दिया और इसको बस ऐड कर दिया। तो F इधर क्या है, तो प्यारे बच्चों F समानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा R स्क्वायर। और प्यारे बच्चों जब आप पढ़े हैं कि समानुपाती हटता है इक्वल टू लगता है, और इक्वल टू लगता है उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है, तो हम यहाँ पे K कांस्टेंट ऐड कर देंगे और K का मान क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कूलम्ब का नियम। बताइए 100% क्लियर हो गया, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं, जो कि ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन में से प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, लिख के ले लीजिए। ठीक है, कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखे या कूलम्ब का नियम लिखे। तो कूलम्ब का नियम की सीमाएं क्या है कि ये दो बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, वो भी स्थिर बिंदु आवेशों के लिए, चलता फिरता नहीं आवेश होना चाहिए, दो बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। तो पहला लिखेगा कि यह दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। और प्यारे बच्चों इसकी दूरी भी होनी चाहिए कि अगर 10 के पावर माइनस 15 मीटर से ज्यादा दूरी है तो उसके लिए भी ये सत्य नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है कि सबसे पहला लिखना है कि कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, जो कि हम आपको बताएं। यह नियम अधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, यानी प्यारे बच्चों अधिक दूरी हो गया, मान लीजिए कि ये कोई प्लस क्यू आवेश है तो इसका मान लेते हैं कि इतना क्षेत्र है। ठीक है, इतना क्षेत्र है। अब यहाँ पे आप एक आवेश लीजिएगा प्लस चाहे माइनस, तो ये क्या होगा, कोई असर करेगा, नहीं करेगा कोई असर, ना इसको ये आकर्षित करेगा ना प्रतिकर्षित करेगा। और यहीं पे ये क्यू आवेश लीजिएगा दूसरा, इसके क्षेत्र में लीजिएगा तो ये क्या करेगा, प्लस क्यू आवेश रहेगा तो इसको भगाएगा। क्या करेगा बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रहेगा तो इसको भगाएगा, और माइनस क्यू आवेश रहेगा तो अपने में चिपकाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जो कूलम्ब का नियम है अत्यधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं होना चाहिए, इसके क्षेत्र में ही होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यह नियम अधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, और यह नियम एकदम पूरा पास रहे उसके लिए भी सत्य नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह नियम 10 के पावर माइनस 15 मिनट से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला है कि यह क्या है, सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल नियम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बिहार बोर्ड के आता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो रेडी है आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए, बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स का बीमा एवं एसआई मात्रक बताइए। देखिए क्वेश्चन बाबू लाए हैं एक से बढ़कर एक। ठीक है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में आता है बाबू, ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, वही क्वेश्चन है जो एग्जामों में आता है आपके। देखिए क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की बीमा
एवं एसआई मात्रक को लिखें। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा चाहे एसआई मात्रक। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, अगर आपसे ऐसे ही पूछ देगा चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक और बीमा को लिखें। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, हमारा चुंबक है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा ये क्या है, हमारा चुंबक है। ठीक, चुंबक है तो प्यारे बच्चों इसका ध्रुव भी होता है, मान लीजिए कि N है ध्रुव और ये हमारा S ध्रुव है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखिएगा तब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाले, ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित इसके तल के ये जो लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाएं की संख्या है, मतलब इसके बल रेखाओं की जो संख्या होगी ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। याद रखिएगा, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा यही होता है चुंबकीय फ्लक्स। इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ में भी आएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। हम हैं तो फिर समझने की कोई गम नहीं है। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या किसे कहते हैं, अभी आपको समझ में आने वाला है पूरा बढ़िया से। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। मान लीजिए कि इसका N है ध्रुव और उसका S है ध्रुव। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने, लंबवत का मतलब क्या, ये जो कोण होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए, लंबवत गुजरेगा। लंबवत, लंबवत का मतलब क्या, 90 डिग्री का। किसी प्यारे बच्चों आपको याद रखने की चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, यानी इसी बल रेखाओं की संख्या को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स मतलब बोलते हैं। और इसको सूचित किससे किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। और यह एक क्या होता है, अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से समझिए कि अगर आपसे चुंबकीय फ्लक्स पूछ दिया और चुंबकीय फ्लक्स की बीमा पूछ दिया, मात्रक पूछ दिया, तो आपको क्या लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में के किसी तल के, चुंबकीय क्षेत्र के किसी तल से ये लंबवत गुजरने वाली प्यारे बच्चों बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे सूचित करते हैं, फाई से। यानी प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बी इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है और इसका कुछ एरिया तो होगा कि कितना मोटा है, तो फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा कॉस, और जितना का कोण बना रहा है यहाँ पे थीटा लिख देंगे, जितना का कोण बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का बना रहा है और यहाँ से ये निकलेगा तो कुछ अलग डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों क्या लिखा जाता है, कॉस थीटा, यानी इसका फॉर्मूला भी हो जाता है फाई बी इक्वल टू क्या बी ए कॉस थीटा, जो कि हमारा क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। अब इसका एसआई मात्रक की बात करें प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको पता है कि ये वेबर होता है, और सीजीएस में पूछ देगी इसका मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है। सीजीएस में अगर पूछे कि चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है। और इसकी बीमा की बात करें तो ml के पावर 2 t के पावर -2 और a इनवर्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अगला आइए कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम को लिखे। अब चलिए बाबू, अब आइए क्वेश्चन कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के लेंज का नियम क्या है। बाबू हम आपको समझाए थे ना कि लेंज का नियम क्या है, सही से बताइएगा लेंज का नियम क्या है। हम आपको बताए थे कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण से संबंधित लेंज का नियम आखिर है क्या, समझाए थे आपको। तो देखिए लेंज का नियम क्या कहता है, 2013, 2016, 2025 में भी आएगा कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि क्या होती है, वो सदैव उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हुई हो। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये हम एक ले लिए कुंडली, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा हमने एक ले लिया कुंडली, ये हमने ले लिया एक कुंडली। ठीक है, अब देखिए ये कुंडली ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कुंडली के सामने बाबू क्या करते हैं, हम एक छड़ चुंबक को लाते हैं। ठीक है, अब इस चुंबक को लाते हैं, चुंबक का दो ध्रुव होता है, आप सभी को पता होता है। पहला यहाँ पे क्या होता है साउथ मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए नॉर्थ, कोई भी लाइए, कोई भी ध्रुव लाइए। ठीक है, ये कुंडली के तरफ। तो जब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पे कुंडली के पास एक छड़ चुंबक को जब इसके नजदीक लाते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। यानी प्यारे बच्चों आपको याद रखना कि इसकी दिशा क्या हो जाती है, कुछ इस प्रकार से दिशा हो जाती है, जो एंटी क्लॉज इसमें धारा का प्रवाह होता है। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा कुंडली है ये एन की भांति यानी एन ध्रुव की भांति क्या करती है, काम करने
करने लगती है। तो ये एक दूसरे को क्या करता है, जैसे इसको पास लिया जाता है ये क्या करता है, इसको प्रतिकर्षित ये क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और जैसे ही देखिए, फिर देखिए यहाँ पे, फिर देखिए चला, सभी को समझ में आएगा। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, याद रखिएगा, जैसे ही हम लोग फिर इस यहाँ देख लीजिए, समझिएगा बाबू, सब समझने का खेल है, ये सब रटने वाला चीज हमारे चैनल पे नहीं अवेलेबल है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि जब हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा साउथ ध्रुव हो गया और ये हमारा नॉर्थ ध्रुव हो गया, और जब इसको हम क्या करते हैं, अब जब पीछे ले जाते हैं, जहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते थे कि जो हमारा कुंडली के तरफ हम क्या करते थे, जब क्षण चुंबक को ले जाते थे तो क्या होता था, कुंडली में प्यारे बच्चों विक्षेप होता था और इसकी धारा एंटी क्लॉकवाइज होती थी, जिसके कारण ये जो कुंडली है ये हमारा नॉर्थ ध्रुव की तरफ कार्य करता था। यानी ये क्या करता था, जैसे पास ले जाते थे तो ये जो कुंडली है ये उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करने लगता था। तो उत्तरी ध्रुव क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो ये इसको अपने पास आने नहीं देता था। और जैसे ही हम फिर जब पास नहीं आने देता है, इसको दूर ले जाते हैं, तो ये फिर क्या करता है, क्लॉकवाइज इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है, ऐसे इसमें क्लॉकवाइज धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ये क्या बन जाता है, ये जो कुंडली है ये प्यारे बच्चों एस ध्रुव बन जाता है। ये जो कुंडली है प्यारे बच्चों ये कौन सा ध्रुव बन जाता है, तो आप बोलेंगे ये जो कुंडली है ये एस ध्रुव बन जाता है। और जब एस ध्रुव बन जाता है तो ये एन ध्रुव एस ध्रुव क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये अपने आप में क्या करता है, फिर खींचने यानी आकर्षित भी ये करने लगता है। क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। तो प्यारे बच्चों यही इसका डेफिनेशन है कि याद रखिएगा कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि वह जिसके कारण से उत्पन्न हुई हो उसी का विरोध करती है। इसी के कारण से उत्पन्न हुआ, जब हम कुंडली के पास एक चुंबक को लाए तो यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न हुआ हमारा, ठीक है, लेकिन ये इसी का क्या करने लगी, विरोध करने लगी कि नहीं तुम मत पास आओ, मत पास आओ, मत पास आओ। तो प्यारे बच्चों वो पास आने भी नहीं दे रही है और उसको विद्युत धारा भी चाहिए। और फिर जब ये बेचारा जा रहा है इधर से तो बोल रही है क्या कि तुम जाओ भी मत, तुम जाओ भी मत। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सदैव उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हुई हो, यानी इसी से उत्पन्न होकर इसी का विरोध करे। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण से लेंज का नियम। अब जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, लिख के देते हैं कि लेंज का नियम क्या है, भूलिएगा नहीं, भूलिएगा 100% है। चलिए अब देखिए अगला है कि भंवर धारा क्या है, इसके दो उपयोग लिखे। तो प्यारे बच्चों भंवर धारा क्या है, हमने आपको बताया था कि भंवर धारा क्या होती है। जब एक धातु का टुकड़ा फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है, और वही भंवर धारा उत्पन्न कर देता है, जिससे उष्मा का क्या होता है, ह्रास होता है, ऊर्जा का उष्मा का उसमें ह्रास होता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा भंवर धारा यानी ईडी करंट। जब धातु का एक टुकड़ा फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो प्यारे बच्चों गर्म हो जाता है, और गर्म होने के साथ साथ क्या करता है, ईडी करंट उत्पन्न कर देता है। उससे क्या होता है, हमारी उष्मा का ह्रास होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि भंवर धारा क्या है, इसके प्यारे बच्चे अनुप्रयोग बताएं। ये देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुप्रयोग क्या है, भंवर धारा किसी चालक के भीतर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे होने से उसमें भंवर धारा होती है, मतलब धारा होती है, विद्युत धारा होती है जो भंवर धारा कहलाती है। ये भी लिख सकते हैं या हमारा लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि जब धातु का टुकड़ा फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो प्यारे बच्चों वो गर्म हो जाता है, जो क्या करता है भंवर धारा का एक रूप उत्पन्न ले लेता है, जिससे उष्मा और ऊर्जा की हानि होती है। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो मर्जी वो लिखिए, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसके अनुप्रयोग बताइए। तो देखिए भंवर धारा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो भंवर धारा है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्रयोग है हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। पहला, धारा मापी को रद्द दोलन बनाने के लिए, रुद्ध दोलन बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा नहीं समझ में आ रहा है तो प्रेरित भट्ठी में प्यारे बच्चों विद्युत ब्रेक में, जैसे ट्रेन और के ब्रेक में किसका प्रयोग किया जाता है, ईडी करंट का। ट्रेन का ब्रेक लगाना हो किसका प्रयोग, ईडी करंट का। प्यारे बच्चों प्रेरण मोटर में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्लियर लाडले, फटाफट से बताइए। क्लियर हो गया बच्चा, जल्दी जल्दी बताइए। और जितने भी बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ईडी करंट किसे कहते हैं, व्हेन देयर इज चार्जिंग, यहां देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड ए कंडक्टर देयर इज एन इलेक्ट्रिकल करंट इट इज कॉल्ड ईडी करंट, जिसको हम लोग भंवर धारा कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेक में, यानी ट्रेनों का जो ब्रेक लगता है, इंडक्शन मोटर में, सारी चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेरण भट्ठी हो गया उसमें किया जाता है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम आपको यही पढ़ा रहे हैं
जो एग्जामों में आता है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा चेला, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखे 2025 के लिए हमको लगता है इंपॉर्टेंट है कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखे, अंतर स्पष्ट करें। तो पहला चीज क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है तो इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से थोड़ा ज्यादा होता है। किसका, अनुचुंबकीय का क्या होता है, अपेक्षित जो चुंबकशीलता होती है 1 से ज्यादा होती है, जबकि प्रतिचुंबकीय का 1 से कम और ऋणात्मक होता है। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है उसका 1 से ज्यादा होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, लेकिन जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है उसका क्या होता है, 1 से कम यानी ऋणात्मक में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहला लिखिएगा कि इसकी अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन प्रतिचुंबकीय का क्या होता है, 1 से कम और ऋणात्मक होती है। पहला अंतर आप लिख दीजिएगा। देखिए दूसरा है कि यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा को पहले हल्के से चुंबकत्व होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है जो क्षेत्र की दिशा में हल्का सा ये चुंबकत्व होता है, एकदम तेजियों से नहीं होगा, लो चुंबकत्व की तरह बहुत ज्यादा तेजी से नहीं होगा, हल्का सा चुंबकत्व होता है, हल्का सा गुण पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कि यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होता है, हल्का सा चुंबकित होता है। विपरीत दिशा में क्या होगा, हल्का सा चुंबकित होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, उसी दिशा में, उसी क्षेत्र की दिशा में चुंबकत्व होता है अनुचुंबकत्व में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रतिचुंबकत्व में तो विपरीत दिशा में हल्का सा चुंबकत्व होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब तीसरा है कि प्यारे बच्चों चुंबक, यहाँ आप देखिए यहाँ पे पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा धनात्मक होती है। याद रखना है कि इसमें ऋणात्मक में नहीं होता है, यानी 1 से ज्यादा होता है तो ऋणात्मक में नहीं होगा। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा धनात्मक में होती है, यानी 1 से ज्यादा होती है, भले ही कम होती है लेकिन धनात्मक में होती है, जबकि इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक में होती है, जो हम आपको पहले भी बताए हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, डन डन डन, जल्दी बोलिए, फटाफट से वीडियो को भी शेयर कीजिए। तो 100% ये भी एग्जाम के लिए है। अब देखिए कि विद्युत तथा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए 2 अंतर लिखे। विद्युत चुंबक पहला बताइए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि विद्युत चुंबक किससे बनता है। तो विद्युत चुंबक का प्रयोग किससे बनाने में, माने नरम लोहा, विद्युत चुंबक का प्रयोग नरम लोहा बनाने, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। ये सारा आपको पता है ना, तो जो भी बताए हैं लिख डालना है, एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। तो लिखिएगा कि सबसे पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। पहला हमारा अंतर हो गया। दूसरा लिखना है कि इससे आसानी से विचुंबकत्व किया जा सकता है, मतलब जो विद्युत चुंबक है उसको आसानी से क्या किया जा सकता है प्यारे बच्चों, विचुंबक किया जा सकता है, जबकि इसे आसानी से विचुंबकीय नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये अस्थायी चुंबक के स्टील से बना होता है, मजबूत स्टील से, तो इसको आसानी से विचुंबकीय नहीं किया जा सकता है। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से हम बदल सकते हैं। किसका प्यारे बच्चों, अस्थायी चुंबक का। क्यों, क्योंकि ये नरम लोहा का बना होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से बदल सकते हैं, इसकी तीव्रता को हम बदल सकते हैं आसानी से, जबकि इसकी तीव्रता नियत रहती है। किसका, स्टील का। जो यहाँ पे याद रखना है कि जो अस्थायी चुंबक होती है उसकी जो तीव्रता होती है नहीं बदल सकते आप, वो नियत ही रहेगी, जबकि जो विद्युत चुंबक होगा उसकी तीव्रता आप बदल सकते हैं, इंटेंसिटी बदल सकते हैं, उसकी मजबूती को बदल सकते हैं, कम बेस कर सकते हैं। जो इसकी मजबूती, तीव्रता का मतलब क्या होता है, मजबूती, यानी यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारा विद्युत चुंबक होता है उसकी मजबूती हम बदल सकते हैं, लेकिन जो अस्थायी चुंबक होगा वो नियत ही रहेगा, एक समान रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगला है कि इसकी ध्रुवता बदली जा सकती है। अब बताना है कि इसकी जो ध्रुवता है वो बदली जा सकती है, और इसकी भी ध्रुवता क्या होती है, नियत रहती है। किसकी, स्टील की, यानी याद रखना है कि स्थायी चुंबक की, ठीक है। अब देखिए अगला है कि विद्युत चुंबक नरम में प्यारे बच्चों क्या है, लोहे के बराबर बनाए जाते हैं। यानी याद रखना है कि विद्युत चुंबक नरम लोहा का बनता है, जबकि ये स्टील का बनता है, जो कि हम आपको शुरू में ही बताएं। तो ये लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा, आपसे लिख डालिएगा, ये फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए, हो जाएगा, एग्जाम में आएगा, लिख दीजिएगा, फटाफट बताइए प्यारे बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन करना भी बाकी है। चलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके 2 गुण लिखें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का कोई अपना क्षेत्र होता है, ऐसे लिखेगा। चुंबकीय क्षेत्र उसे कहते हैं, यानी चुंबक का कोई अपना क्षेत्र जहां पे कोई अन्य चुंबक लाने पे या तो वो उसे आकर्षित करे या तो उसे प्रतिकर्षित करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि उसे बोलते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र।
चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक का कोई अपना क्षेत्र है। ये मान लीजिए यहाँ पे कोई चुंबक है, तो प्यारे बच्चों चुंबक का कोई अपना क्षेत्र है ना, ये प्यारे बच्चों कोई अपना क्षेत्र है ना, यहाँ पे कोई अपना क्षेत्र है ना, कि इसके अंदर कोई भी चुंबक आएगा तो ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा चाहे प्रतिकर्षित। समान ध्रुव मिलेगा तो क्या करेगा, आकर्षित करे, क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। असमान मिलेगा तो प्यारे बच्चों क्या करेगा, आकर्षित। समान मिलेगा तो प्रतिकर्षित। तो ये तो आपको पता है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको ऐसे लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो चुंबक का कोई अपना क्षेत्र होता है और उसके अंदर कोई अन्य चुंबक लाने पे वो या तो उसे आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण अनुभव करती है। तो प्यारे बच्चों इस बल के कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। तो चुंबक के चारों ओर के इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जो आसान लगे, हम आपको 2 डेफिनेशन बता दिए, एक हम अपना डेफिनेशन बताएं, एक लिखा हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक लाने पे या तो उसे आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जो मन में आए वो लिखिए, ये लिखिए या मेरा लिखिए, हालांकि मैं जो बता रहा हूं वो बहुत आसान है, ठीक है, तो वहीं लिख दीजिएगा। अब देखिए इसके 2 गुण लिखे, गुण हमको लिखना है कि इसके गुण जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके गुण क्या होंगे। प्यारे बच्चों क्या लिखा है कि इसके गुण भी आप लोग लिख दीजिए। तो इसके गुण क्या होंगे प्यारे बच्चों, तो ये उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा। जो चुंबक से विद्युतीय या चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है उत्तर से कहाँ जाती है, दक्षिण की ओर जाती है, हमने आपको पढ़ा रखा है। तो पहला लिखिएगा कि ये उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। दूसरा लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र बंद वक्र बनाती है, ठीक है। और तीसरा ये लिखिएगा कि ये क्षेत्र रेखाएं यानी ये जो दोनों क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद यानी काटती कभी नहीं है, प्रतिच्छेदी नहीं होती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद यानी कभी किसी को काटती नहीं है। तो ये आपको लिखना है, बताइए, लिख दीजिएगा, फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, जल्दी 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 कीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट कीजिए। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट इट्स 2 प्रॉपर्टीज यानी गुण, प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, गुण 2 को लिख दीजिएगा। अब देखिए कि क्यूरी ताप क्या है, तो प्यारे बच्चों क्यूरी ताप इतना आसानी से इतना बढ़िया से आपको समझाया गया कि क्यूरी ताप क्या है। तो क्यूरी ताप क्या होता है, तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है आपको पता है, क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस का होता है। अब इसके ऊपर कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म कीजिएगा ना, गर्म करते करते 770 डिग्री के ऊपर ले जाइएगा तो अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, यानी अपना चुंबकत्व आहिस्ता आहिस्ता खोने लगता है, उसी को हम लोग क्यूरी ताप कहते हैं। यानी यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन कैसे लिखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि डेफिनेशन अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी ताप किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं कि वह उच्चतम ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है क्यूरी ताप कहलाता है। वह उच्चतम ताप जिसमें लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। अगर ये क्यूरी ताप पूछेगा तो आपको तो पता है क्योंकि आप हमारे पास पढ़ते हैं, 1000 बार ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में हम आपको बता रहे हैं कि क्यूरी ताप क्या है। अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उससे पूछा जाए कि क्यूरी ताप क्या है तो सोचते रह जाएगा क्यूरी है क्या, ये क्यूरी ताप है क्या। अब आप जान गए तो कितना आसान लग रहा है, सही से एकदम कसम से बताइएगा कि क्यूरी ताप आपको कितना आसान लग रहा है, कि क्यूरी ताप अगर आप पूछेगा तो आपसे बचेगा नहीं है, सही से बताइएगा कि कितना आसान हम आपको बना दिए हैं क्यूरी ताप को। कि यहाँ आप देख लीजिए कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर 770 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप गर्म करते हैं तो वो अपना चुंबकत्व खोने लगता है, वही होता है क्यूरी ताप। यानी लिखिएगा ऐसे कि वह उच्चतम ताप जिसपे लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदलने लगे क्यूरी ताप कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कि अर्थात इसका एक और डेफिनेशन क्या है कि यदि हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते हैं तो लौह चुंबकीय पदार्थ के गुण एक निश्चित ताप पर नष्ट हो जाता है। वो निश्चित ताप क्या है, 770 डिग्री सेल्सियस, यानी ये क्या होता है कि निश्चित ताप पे नष्ट हो जाता है तथा लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदलने लगता है, जिसको हम लोग क्यूरी ताप कहते हैं। क्यूरी टेम्परेचर कितना माना गया है, तो 770 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़िए। अब देखिए कि विकर्षण तथा चुंबक की असली पहचान कैसे करें, बताइए। अब बताना है आपको कि विकर्षण ही चुंबक की असली पहचान है कैसे, यानी जो विकर्षण है यानी एक दूसरे को विकर्षित करता है, यही चुंबक की असली पहचान होती है कैसे।
कैसे असली पहचान होगी विकर्षणी चुंबक की? देखिए पहली बात कि चुंबक के नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव को, यहाँ पे मान लीजिए ये नॉर्थ ध्रुव है, यहाँ पे साउथ ध्रुव लाइएगा तो ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ये तो आपको पता है ना, आकर्षित करेगा, ठीक है, ये आकर्षित करेगा। जबकि हम नॉर्थ ध्रुव और नॉर्थ ध्रुव पास में लाएंगे तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ये तो आपको पता है कि ये प्रतिकर्षित करेगा। तो हम कैसे जानेंगे? पूछा जा रहा है कि प्रतिकर्षण ही चुंबक की असली पहचान है। तो 100% है, क्योंकि आप लोग बोलिएगा कि अगर हम चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को साउथ ध्रुव के पास लाते हैं तो वो आकर्षित करता है, जबकि अगर हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी अन्य चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। इसी से हमारी पहचान होती है। एक और ऐसे आप लोग एक यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण कि अगर हम चुंबक के पास लोहा लाते हैं तो लोहे का कोई भी ध्रुव हो, कोई भी, चाहे चुंबक का कोई भी ध्रुव हो, वो क्या करेगा? चिपका लेगा। लेकिन चुंबक के पास कोई अन्य चुंबक का सजातीय आवेश लाएंगे तो वो प्रतिकर्षित करेगा। यानी प्रतिकर्षित ही चुंबक की पहचान होती है। लोहे का कोई भी कोना लाइएगा, कोई भी चुंबक के ध्रुव के पास चिपकाएगा तो लोहा चिपक जाएगा, हर ध्रुव से हर ध्रुव में चिपक जाएगा लोहा। लेकिन वहीं एक ध्रुव चुंबक का और चुंबक के पास लाइएगा सजातीय ध्रुव तो वो प्रतिकर्षित करेगा। उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये चुंबक है। अगर चुंबक पहचान करना है तो यहाँ पे एक चुंबक है, इसका मान लीजिए नॉर्थ ध्रुव है, इसका भी ये नॉर्थ ध्रुव पास लगेगा तो भगाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पदार्थ है ये चुंबक है। तो प्रतिकर्षित ही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? चुंबक की पहचान होती है। तो लिख देना ऐसे कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ठीक है, यानी भगाते हैं, है ना, जबकि असमान ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, ठीक है। लेकिन चुंबक और लोहे में केवल आकर्षण होता है। अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है, पीछे एक बार भी देखे ही नहीं है, हम अपने से एक्सप्लेन किए हैं और 100% यही बात आपसे बताए हैं उस समय से। बोलिए सही बोल रहे हैं गलत? कि हम ये डेफिनेशन पढ़े भी नहीं है और हम आपसे वही बात बताए थे कि प्रतिकर्षण कैसे पहचान होती है। और वही चीज देखिए लिखा भी है कि लेकिन चुंबक और लोहे में केवल आकर्षित होता है। अतः चुंबक का असली पहचान क्या है प्यारे बच्चों? आपको लिखना है कि विकर्षण है यानी प्रतिकर्षण है, ठीक है। क्लियर? फटाफट से बता दीजिए। चला, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि लेजर की किरण, यहाँ देखिए ये तो पढ़ाई नहीं है लेकिन सब्जेक्टिव में क्लियर करा देंगे, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिए। ये बताइए क्वेश्चन आपके सामने है कि लेजर किरणों की दो प्रमुख विशेषताओं को लिखे। लेजर किरण आप लोग देखते होंगे ये स्टील प्लेट को भी छेद सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, ये एकल तरंग दैर्ध्य का होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो लेजर होता है, लेजर में बहुत ज़्यादा चमक होती है। पहले क्या लिखिएगा कि प्यारे बच्चों की यह स्टील प्लेट को छेद सकता है। क्या लिखना है? विशेषता लिखना है। पहला विशेषता लिखना है कि यह स्टील प्लेट को छेद सकता है। दूसरा ये एकल तरंग दैर्ध्य का होता है। यह एक वर्णी होता है तरंग दैर्ध्य, एक वर्ण का तरंग दैर्ध्य होता है। किस में? तो प्यारे बच्चों याद रखने की लेजर किरण में, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि लेजर की उच्च चमक होती है, बहुत ज्यादा चमकता है ये स्टील प्लेट तक को छेद सकता है, इतना हार्ड किरण होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि लेजर की किरण के उपयोग लिखे तो लेजर की किरण के उपयोग लिखना है कि यह स्टील प्लेट को छेद सकता है, यह एकल तरंग दैर्ध्य का होता है। इसमें लेजर में क्या होती है? उच्च चमक पाई जाती है। तो सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। चला, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आइए कि एन टाइप तथा पी टाइप, और बाबू ये लिख के ले लीजिए कि 2025 में आएगा ही आएगा। ये लिख के ले लीजिए आप कि 2025 में आएगा ही आएगा। 2025 में ये आएगा ही आएगा, ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि ये जरूरी है पढ़ना और आपके एग्जाम के लिए है ये। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला है एन टाइप अर्धचालक, ठीक है, और दूसरा क्या है? चला, अब आपको ध्यान में रखना है, दूसरा है हमारा पी टाइप अर्धचालक। चलिए अब बताते हैं एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। तो एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं? तो एन टाइप अर्धचालक उसे कहते हैं कि अगर कोई शुद्ध यहाँ पे अर्धचालक में क्या किया जाए कि एन टाइप बनाना हो, तो अगर शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्धि को मिला देते हैं, 5 संयोजी अशुद्धि को अगर हम शुद्ध अर्धचालक में मिला देंगे तो वो कौन सा बनेगा? तो वो एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा, जिसका मुख्य धारावाहक होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अल्प धारावाहक उसमें से निकलता है, वो होल्स होता है, ठीक है। अब पी टाइप की बात करें तो किसी शुद्ध अर्धचालक में, याद रखने की, किसी शुद्ध अर्धचालक में अगर हम 3 संयोजी, कितना? त्रिसंयोजी, पी टाइप में त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं तो वो हमारा पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। और इसके मुख्य धारावाहक होते हैं होल्स और अल्प धारावाहक
वाहक होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एन टाइप में पंच संयोजी अशुद्धि, यानी किसी शुद्ध अर्धचालक में क्या करना है प्यारे बच्चों, किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाएंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा। जबकि पी टाइप में त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाएंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा। जिसमें प्यारे बच्चों आपको एक ट्रिक बताते हैं, अगर पी टाइप अर्धचालक पूछेगा तो पी ऐसे बनाइएगा, इसमें कितना संयोजी, त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाया जाता है। अब मुख्य धारावाहक क्या होता है ऐसे पूछेगा तो पी में क्या होता है, वो बड़का होल होता है। अगर आप पी बताते हैं तो पी में क्या है, ये होल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं होल्स, मुख्य धारावाहक होल्स, और अल्प धारावाहक क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो जब पी टाइप में होल्स हो जाएगा तो प्यारे बच्चों एन टाइप में इलेक्ट्रॉन हमारा बचेगा। तो ऐसे भी आप ट्रिक के वजह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका अंतर बताते हैं कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला अपद्रव यानी अशुद्धि परमाणु को मिश्रित कर दिया जाता है तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या कहते हैं, एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं। चलिए पहला क्लियर जो कि हम आपको समझा दिए। अब पी टाइप की बात करें तो किसी शुद्ध अर्धचालक में अगर हम 3 प्रकार की अशुद्धि यानी प्यारे बच्चों अपद्रव्य को मिला देते हैं तो ये जो हमारा जो मिश्रित अर्धचालक बनेगा वो कौन बनेगा प्यारे बच्चों, पी टाइप का अर्धचालक बन जाएगा। तो इसे हम लोग पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। हमने क्या बताया कि एन टाइप में कौन सा होगा, मुख्य धारावाहक। तो प्यारे बच्चों एन टाइप में मुख्य धारावाहक होता है, प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि इसमें बहुसंख्यक यानी मुख्य धारावाहक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और पी टाइप में मुख्य धारावाहक अगर आपसे पूछे तो पी ऐसे बनाना है, पी में क्या है, वो होल्स होता है, वो ट्रिक है, ये ट्रिक है। पी में क्या है, वो होल्स है। तो पी टाइप में मुख्य धारावाहक क्या होगा प्यारे बच्चों हमारा, यहाँ पे मुख्य धारावाहक क्या, कोटर, कोटर का मतलब होता है होल्स, याद रखिएगा होल्स, कोटर का मतलब होता है होल्स, होल्स होता है। ठीक है, जबकि अगर पूछा जाए कि अल्पसंख्या क्या होगा, जब इसमें मुख्य धारावाहक इलेक्ट्रॉन है तो अल्प धारावाहक क्या होगा, होल होगा यानी कोटर होगा। और जब इसमें मुख्य धारावाहक होल है तो अल्प धारावाहक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे अल्प धारावाहक इलेक्ट्रॉन होगा। और ये बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से जल्दी लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फटाफट लीजिए क्योंकि एग्जाम में आएगा, फटाफट ले लीजिए। अब देखिए अगला है कि ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार आखिर क्यों बनाते हैं हम। क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफार्मर के करोड़ को आप परतदार क्यों बनाएंगे, क्यों बनाते हैं परतदार, क्या जरूरी है कि उसको परतदार बनाना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार इसीलिए बनाया जाता है ताकि उसमें जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जब धातु का टुकड़ा क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर एडी करंट उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है प्यारे बच्चों, ऊष्मा और ऊर्जा की हानि होने लगती है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों उसके करोड़ को क्या किया जाता है, परतदार बनाया जाता है। लोहे के करोड़ को परतदार बनाया जाता है नरम लोहा से। ठीक है, तो याद रखना है। तो देखिएगा, लिखिएगा, उत्तर दे के लिखिएगा कि भंवर धारा के कारण होने वाली विद्युत ऊर्जा को बर्बादी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार बनाया जाता है। सिंपल सा ये एक लाइन में आंसर है। अब देखिए, अब लिखना है, चूंकि हम जानते हैं कि किसी धातु के टुकड़े से संबंधित अगर फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है तो धातु का प्यारे बच्चों टुकड़ा पूरे वॉल्यूम में क्या करता है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाता है। ये भंवर धाराएं इतनी मजबूत होती है कि धातु के टुकड़ा क्या हो जाता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा की बर्बादी उष्मा ऊर्जा के रूप में होने लगती है। तो इसी के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है कि आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है। आमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या है। आमीटर प्यारे बच्चों में आपको पता है ना, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा। देखिए आप खाली अंतर नोट करते चलिए, हम आपको बताते जा रहे हैं। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0, जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। दुगो हो गया प्यारे बच्चों, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। अब आगे आप लिख सकते हैं कि इससे धारा मापी जाती है। ठीक है, आमीटर से क्या मापते हैं, हम धारा मापते हैं। आमीटर परिपथ में हम किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखना कि आमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। ये आमीटर के बारे में है। अब चलिए हम आपको समझाते हैं कि ये वोल्ट मीटर क्या है। ठीक है, अब ये वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर के बारे में चलिए अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कि वोल्ट मीटर क्या है। चलिए अब वोल्ट मीटर में लिखना है कि इसमें विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मेजर किया जाता है। आमीटर से प्यारे बच्चों धारा को मापा जाता है। ठीक है, अब वोल्ट मीटर से विभवांतर को, वोल्ट मीटर परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में अगर जोड़ना हो तो समानांतर क्रम में, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का विभव मापता है ये। ठीक है, इसलिए समानांतर क्रम में। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, आप बाबू लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हो गया। अगला जाए क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है। उससे पहले कि
जितने भी बच्चे हैं, जितने भी सारे बच्चे हैं ना, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ले लीजिए। चलिए अब देखिए, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर बताएं। बाबू बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सही में चूज करके लाएं। दिष्ट धारा यानी डीसी करंट और प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट, आपको इसमें अंतर लिखना है। तो दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, तो इसका परिणाम और दिशा नियत रहता है। किसका? डीसी का। डीसी का परिणाम और दिशा नियत रहता है, जबकि प्यारे बच्चों डीसी का प्यारे बच्चों ग्राफ क्या रहता है, एकदम सिंपल रहता है, ऐसे रहता है, जबकि एसी का क्या होता है, अप एंड डाउन रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारा डीसी का होगा ग्राफ एकदम क्या होगा, इक्वल होता है। ठीक है, जबकि एसी यानी प्रतिवर्ती धारा का क्या होगा प्यारे बच्चों, आवर्त बदल रहा रहता है, अप डाउन करते रहता है। तो पहला आंसर लिख देना, यह कम खतरनाक है। जो डीसी करंट होता है ये बहुत कम खतरनाक होता है, जबकि जो एसी करंट होता है, जो हमारे घर में बिजली उजली है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। डीसी कम खतरनाक मतलब ना के बराबर होता है, जबकि एसी हमारा बहुत खतरनाक होता है। चलिए, यह महंगा होता है, सही बात में जो डीसी है ना, डीसी करंट हमारा महंगा होता है। कहने का मतलब जो बैटरी वोटरी लाइए, इन्वर्टर लाइए, का लाइए, बैटरी वोटरी इतना महंगा कीजिए, खराब हुआ तो बनवाइए, बहुत महंगा होता है। जबकि हमारा जो हो गया प्यारे बच्चों प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट जो हो गया, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट को हम प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं, वो क्या होता है, हमारा सस्ता होता है। ठीक है, अब देखिए कि दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में अत्यधिक विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। अगर दिष्ट धारा को भेजना है, बैटरी से आपको दूर तक कनेक्शन करना है, तो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा। वहीं अगर आपको बिजली से दूर कनेक्शन करना है तो इसमें बहुत कम खर्चा लगता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कहां कहां से लाइट आता है ना, अब बैटरी की सहायता से कहीं भेजना हो तो कैसे भेजिएगा, पैसे लग जाएगा, जितना का बबुआ नहीं उतना का झुंझुना हो जाएगा, है ना। तो यही है, और आप ये लिख सकते हैं, और उम्मीद है कि ये क्लास आपको सबसे फैंटेस्टिक लगा होगा। तो फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कीजिए, और अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़बरदस्त सेशन, इससे ज़बरदस्त क्लास आपको कहीं मिल नहीं सकता है, ये लिखित गारंटी है। तो फटाफट से प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से पीडीएफ नोट्स आप नहीं लिए हैं प्यारे बच्चों, हम बोलते हैं फटाफट लीजिए, टाइम नहीं है आपके पास, आप पछताइएगा। वहीं आप ही लास्ट में लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं, ये गलती करें, अभी ले लीजिए, अभी से तैयारी अपना चालू कर दीजिए। देखिए नंबर नोट कीजिए और फटाफट से इस पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए कि हमको पीडीएफ नोट्स चाहिए, किसी भी हाल में ले लीजिए। चलिए, तो प्यारे बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने बड़े भाई को सपोर्ट जरूर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।